आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जीव अजीव पुस्तक के स्वाध्याय के अंतर्गत आज 5वां सेशन है और आज हम प्रारंभ करेंगे 5वां बोल पर्याप्ति 6। तो जैसा हमारा क्रम चल रहा है, मैं चाहूंगा हम रीड करके ही एनालिसिस वाले पैटर्न पे जाएं। तो मैं शेयर कर रहा हूं और कमलेश जी आप रीडिंग शुरू कर सकते हैं। पांचवा बोल पर्याप्ति 6। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ है जीवनोपयोगी औद्योगिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता। जब जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तब भावी जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए अपने जन्म क्षेत्र में एक साथ आवश्यक पौद्गलिक सामग्री का निर्माण करता है। इसे या इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति को पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। हाँ, एक बार रोकूंगा छी कमलेश जी। पर्याप्ति के प्रारंभ एक ओके देखिए, इस बोल में 6 पर्याप्तियों के बारे में बात है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि प्रथम 3 बोल जो थे वो पूरे जीव के भेदों पर आधारित थे। चौथा बोल जहां जीव अजीव दोनों प्रकार के भेद थे, क्योंकि इंद्रियों में द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय की अपेक्षा से भावेंद्रियां जीव है, द्रवेंद्रियां अजीव हैं। अब ये जो 5वां बोल है पर्याप्ति 6, ये पर्याप्ति रिलेटेड है अजीव पुद्गल। तो क्या है ये पर्याप्ति, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसका जो 6 नाम आए हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन है, इनका सीरियल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति में इसकी एक छोटी सी परिभाषा दी गई है, 7 शब्दों में पूरी परिभाषा। जीवन उपयोगी, जीवनोपयोगी मतलब जीवन के लिए उपयोगी। अब ये जीवन क्या है? देखिए, जीव तो ऑलवेज लाइव रहता है, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, भविष्य में भी रहेगा, शाश्वत है। तो उस अपेक्षा से तो उसका जीवन मानो त्रिकालिक हो गया। लेकिन यहां जो जीवन शब्द आ रहा है, ये है किसी एक गति में जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक का समय, वह जीवन कहलाता है, जो हम सामान्यतः व्यवहार में भी उसी को जीवन समझते हैं। तो उस जीवन के लिए उपयोगी, ठीक है। ये जीवन का हमने मतलब क्राइटेरिया सेट कर लिया कि ये किसी एक भव की बात है, किसी एक गति की बात है। अब दूसरा शब्द आया पौद्गलिक, ठीक है, पुद्गलों से बना हुआ पौद्गलिक। कल भी किसी ने पूछा था, तो समाज से सामाजिक, धर्म से धार्मिक, उपशम से औपशमिक, वैसे ही पुद्गल से पौद्गलिक। ये जो इकर्ण प्रत्यय लग जाता है, इससे क्या क्या अर्थ बनता है, वो एक हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। अगर हमें पुद्गल का अर्थ पता है तो पौद्गलिक का अर्थ भी पता चलना चाहिए, मतलब पुद्गल से संबंधित। तो जीवन उपयोगी और पौद्गलिक 2 शब्द समझ लिए। अब शक्ति, अब यहां शक्ति का क्या मतलब हुआ? देखिए, वैसे तो जीव में खुद इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति जीव में है, पुरुषार्थ चाहे जितना कर सकता है। फिर भी यहाँ पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने इंद्रियों के संदर्भ में भी देखा कि किसी जीव में आत्मिक शक्ति भी होनी चाहिए जो लब्धि के रूप में है, और पौद्गलिक शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब इंद्रियों के संदर्भ में बात हो रही है, तो आत्मिक शक्ति लब्धि भावेंद्रिय, पौद्गलिक शक्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, दोनों मिलेगी तब जाकर के टास्क कंप्लीट होगा। सेम वे यहां पर भी है, कोई जीव किसी भव में अपने जीवन का निर्वाह करता है, तो वहां उसे पौद्गलिक शक्ति की भी आवश्यकता है। तो जीवन के लिए उपयोगी पौद्गलिक शक्ति, यहां तक समझ में आई बात। अब उसके निर्माण की पूर्णता, मतलब पौद्गलिक शक्तियां जीव के पास पहले से नहीं थी। जीव के पास जो होता है वो केवल आत्मिक शक्तियां होती है। आत्मा से रिलेटेड सब चीजें तो जीव हमेशा साथ में लेके घूम रहा है, एक भव से दूसरे भव में जाते समय। लेकिन पुद्गलों को कहां लेके घूमता है? पुद्गल के नाम पे तो जीव के पास क्या होता है? तेजस शरीर, कार्बन शरीर। तो कार्बन वर्गना और तेजस वर्गना तो है, लेकिन और कोई पुद्गल उसके पास साथ में नहीं है। तो अब जहां वो जाएगा, मतलब जिस जन्म में जिस जीवन को उसको जीना है, जन्म लिया जिस गति में, वहां पर उसे पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करना होगा। मतलब ये
अब नए सिरे से क्रिएशन हो रहा है, नए सिरे से अब निर्माण हो रहा है। जैसे कोई बिल्डिंग एक तो पहले से बनी हुई और एक अब कोई नई बिल्डिंग बनानी है। हम मान लीजिए कहीं जाके रहने लगे, 10 साल 15 साल बाद में हमारा मन, अब हम यहाँ पे घर बना ले, तो हम वहां जाके अपना नया घर बनाते हैं। वैसे ही कोई जीवन जीने के लिए जीव किसी गति में जाता है, तो वहां उसे अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए कुछ पौद्गलिक शक्तियों की जरूरत पड़ती है, और उसका निर्माण जब हो रहा है, अब निर्माण की पूर्णता, पूर्णता का मतलब कंप्लीशन, मतलब बिल्डिंग बनना शुरू हुई, 1 साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, अब कंप्लीट हो गई, तो उसको कहेंगे कंप्लीशन। अंडर कंस्ट्रक्शन अलग चीज है, कंप्लीशन अलग चीज है। सुनीता जी, जिज्ञासाएं बीच में नहीं पूछनी है। 7:40 पर, आज 5 मिनट थोड़ा जल्दी रखा है, 7:40 पर आप अपनी जिज्ञासाओं के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हैंड लोअर कर दें, सुनीता जी मालूम। तो छोटी सी परिभाषा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि अक्सर पर्याप्ति का कॉन्सेप्ट लोग इतना क्लियरली नहीं समझ पाते। तो जीवन के लिए उपयोगी मतलब किसी एक वर्तमान जीवन, कोई एक जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन काल होता है, उसके लिए जरूरी पौद्गलिक शक्ति का निर्माण जीव को करना होता है, और जब वो उसकी पूर्णता कर लेता है तो कहा जाता है पर्याप्ति। तो अब देखिए, इसको मैं थोड़े अलग तरीके से समझाता हूँ। ये परिभाषा तो हमने समझ ली, बहुत छोटी सी बात में थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा इसका एनालिसिस और तरीके से करूंगा। मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कोई नई जगह पे, मान लो घूमने गए। अब हम मान लीजिए दुबई घूमने गए, तो दुबई जाकर के अब हमें वहां क्या करना है, तो देर आर सर्टेन टास्क जो हमें वहां जाके करने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें वहां 10 दिन रुकना है, तो 10 दिन हम खाएंगे कहाँ, तो हमें अपनी आहार की व्यवस्था करनी होती है। फिर हमें अपने वहां रहने के लिए एक जगह चाहिए, क्योंकि रात कहाँ रुकेंगे, दिन भर तो चलो घूम लिए, रात को तो कहीं ना कहीं तो आके सोना पड़ेगा, तो मे भी हमने कोई होटल रूम की व्यवस्था कर ली। इस प्रकार से एक एक चीज की व्यवस्था, जिससे हम वहां 10 दिन आराम से रह सकें। उसमें और भी बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ सकती है। तो वैसे ही कोई जीव जब एक गति में आके जन्म लेता है, तो उसे वहां क्या क्या चीजों की नीड होगी, उस बेस पर पर्याप्तियों का निर्माण होता है। और ये जो पौद्गलिक शक्ति है, इसे मैं अपने शब्दों में अगर कहूं, तो मानो एक सिस्टम तैयार करना है। अब वो सिस्टम किस चीज का, एक ऐसा सिस्टम हमें तैयार करना है जो हमारे वेरियस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। हमारी वेरियस रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई व्यक्ति, कोई जीव एक जगह जाके जन्म ले, मान लीजिए कोई देवता बन गया, कोई नरक में चला गया, या मनुष्य बन गया, तो मनुष्य बन के उसको क्या करना है, उसको कुछ तो नीड है। चलो उसके माँ बाप है, वो उसकी परवरिश कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो चीजें उसको स्वयं करनी होगी। तो पहली चीज ये कि आहार पर्याप्ति, मतलब आहार उसकी बेसिक नीड है कि उसको कुछ तो चाहिए खाने को। शरीर का संचालन, शरीर का पोषण आहार के बिना हो नहीं सकता, तो सबसे पहली नीड हो गई आहार। फिर दूसरी नीड हुई शरीर, क्योंकि वो आत्मा ऐसे खुले में नहीं रह पाएगी, उसको एक बॉडी चाहिए। जैसे हम भी एक बॉडी में कैप्चर है, हमारी आत्मा किसी एक शरीर में कैप्चर है। तो हर आत्मा को जो संसार में अपना जीवन जीना चाहती है, उसे एक बॉडी की जरूरत होगी, तो शरीर उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट होती इंद्रियां। इंद्रियां क्यों चाहिए भाई, इंद्रियां इसलिए चाहिए कि उसके द्वारा जाना जा सकता है, ज्ञान किया जा सकता है। हमने इससे पूर्व चैप्टर में ही पढ़ा कि 5 प्रकार की इंद्रियां और एक छठी मन सबको जोड़ दें, तो उनके द्वारा ही जीव कुछ जान पा रहा है, तो इंद्रियां भी जरूरत है। फिर चौथी रिक्वायरमेंट है सांस लेना। सांस लेना तो नेचुरल है, अब छोटा बच्चा भी है, सांस तो उसको खुद लेनी पड़ेगी, उसकी माँ थोड़ी उसको सांस दिलवाएगी। फिर पांचवी रिक्वायरमेंट है भाषा। अगर उसमें वो इलिजिबिलिटी है आत्मिक दृष्टि से, किसी में भाषा की इलिजिबिलिटी, मतलब ये हर ये 4 चीजें अब तक जो बताई वो तो सबको नीड है, लेकिन भाषा पर्याप्ति की नीड सबको नहीं होती है। जिसमें ये योग्यता है, वो योग्यता कहां से आई, आत्मलब्धि से, मतलब आत्मा में वह गुण या आत्मा में वह कर्म का क्षयोक्षम भाव जिससे वह बोल सकेगा। तो बोलना मतलब रसनेन्द्रिय, तो रसनेन्द्रिय का प्रयोग कौन कर पाएगा, द्विएंद्रिय। एकेंद्रिय के तो होती नहीं है भाषा पर्याप्ति। इसी प्रकार से छठा है मन। मन भी चाहिए हमें, खाली इंद्रियों से काम नहीं चलेगा। 5 इंद्रियां वो ठीक है, लेकिन मन के बिना इंद्रियों का रोल कितना है, बहुत नाम मात्र का रह जाता है। तो ये 6 उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलो अभी रिक्वायरमेंट तो हो गई। अब यहां पे आई बात की पौद्गलिक शक्ति के निर्माण। तो ये पौद्गलिक शक्ति क्या, क्या आहार पौद्गलिक शक्ति है, नहीं। आहार तो एक साधन हुआ जिससे जीवन चलेगा,
लेकिन पौद्गलिक शक्ति तो जीव में वो होनी चाहिए जिस शक्ति के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा वह जीव आहार को ले सके, आहार को अपने भीतर ले सके और उसे पचा सके, या नहीं पचा पाया उसका जो वेस्टेज है उसको वापस निकाल सके। मतलब ये सिस्टम कि आहार लेना निकालना। तो जो हम अब डे टू डे में जो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो भी हम खाते पीते हैं, वो सब सिस्टम कैसे चल रहा है, ये हमारी बॉडी में ये जो फंक्शनलिटी है कैसे हो रही है। तो ये सब होता है उस पौद्गलिक शक्ति से जिसे कहते हैं आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति कोई वन टाइम फूड कंज्यूप्शन वाली चीज नहीं है, ये तो एक मशीनरी है, एक सिस्टम है जो उस जीवन भर के लिए उस जीव के साथ अटैच होकर के उसकी इस रिक्वायरमेंट को लाइफ टाइम पूरी करेगा। ये वन टाइम चीज नहीं है। आज जैसे किसी की हेल्प करनी है, हमें कोई गरीब आदमी आया, कुछ हेल्प चाहिए, हमने उसको 5,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, कुछ हेल्प कर दी, ये वन टाइम चीज हुई। अगर हम उसको जीवन भर कुछ करना चाहें तो उसको कोई नौकरी लगवा दो, या आप अपने पास कोई नौकरी दे दो, मतलब कुछ ना कुछ उसकी रनिंग रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट तब भी होती है जब हम उसको एक सिस्टम में बांधे, मतलब कोई सिस्टम उसको दे दे भी तुम वहां जाओ, उधर जाके ये काम करो, तुम्हें हर महीने ऐसे पैसे मिलेगा जिससे तुम अपना जीवन चलाओगे। तो सिमिलर चीज पौद्गलिक शक्ति का जो निर्माण होता है उसका पर्पज वन टाइम नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है। और लाइफ टाइम पर्पज का मतलब ये हुआ कि जब आहार से संबंधित पौद्गलिक शक्ति का निर्माण हो जाएगा तब वह जीव आहार लेने के योग्य बन जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी आ जाएगी, वो आहार ले सकता है, उसको पचा सकता है, आहार से रिलेटेड सारे टास्क कर सकता है। सिमिलरली शरीर की बात है। अब शरीर पर्याप्ति की पूर्णता मतलब शरीर बनाने की मशीन, ये पौद्गलिक शक्ति का निर्माण ये हो गया उस शरीर का निर्माण करने वाली एक सिस्टम या मशीन बनाना। तो वो सिस्टम को पहले वो कंप्लीट, उसका सिस्टम का निर्माण करता है और उसको कंप्लीट करता है। अब एज सुन एज जैसे ही ये शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हुई, अब वो जीव शरीर का निर्माण कर पाएगा। मतलब शरीर का निर्माण अलग है, शरीर पर्याप्ति का निर्माण अलग है, इन दोनों का अंतर समझे। पर्याप्ति इज बेसिकली ए सिस्टम जो हमें लाइफ टाइम हमारा टास्क करेगी, और शरीर एक वन टाइम टास्क होता है। हालांकि शरीर भी वन टाइम नहीं है, ये शरीर में एक एक बार में नहीं मिल गया कि जन्म लेते ही शरीर मिल गया। उस समय तो छोटा सा बच्चा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आज हम 5 फीट 6 फुट 7 फीट की लंबाई वाले व्यक्ति क्या बचपन में ऐसे थे? तो ये शरीर का डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर शरीर का निर्माण होता रहता है, और वो टास्क कंप्लीट करने का काम शरीर पर्याप्ति करती है। सिमिलर वे में इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति आदि को समझना होगा। अब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का मतलब श्वास लेना नहीं है, श्वास लेने की कैपेबिलिटी, मतलब हमारा जो इंटरनल सिस्टम है जिसके द्वारा हम ब्रीथिंग कर पा रहे हैं, मतलब श्वास लेना छोड़ना, लेते समय ऑक्सीजन ही क्यों अंदर आ रही है, कोई और चीज क्यों नहीं आ रही है, छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों निकल रही है, ये सारा सिस्टम सेट हुआ है ड्यू टू पर्याप्ति। तो ये हमें इस पर्याप्ति को इस रूप में समझना है। अब आगे, जैसे जब जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर, मतलब क्या हुआ कि एक गति से मर के दूसरी गति में गया तो उसने स्थूल शरीर छोड़ दिया। स्थूल शरीर का मतलब होता है औदारिक एवं वैक्रिय। आहारक भी होता है लेकिन यहां आहारक का रेफरेंस नहीं है, यहां केवल औदारिक और वैक्रिय को समझना है। तो अपना मूल औदारिक शरीर छोड़ दिया या मूल वैक्रिय शरीर छोड़ दिया, और फिर दूसरे जन्म में जाके दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण किया। तो उस समय भावी जीवन यात्रा, मतलब अब जो जीवन जीना है उसके निर्वाह के लिए नए जगह पर जो उसे आवश्यक पौद्गलिक सामग्री चाहिए, वो सबको एक ही बार में वो इनिशियली फुलफिल कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में बैठ के बनाएंगे, जाते ही सबसे पहले अपना ये टास्क कंप्लीट करो कि वन बाय वन हम सारी चीजों को कंप्लीट करें। तो इस तरह से ये पर्याप्तियां काम करती है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। 30 नाड़े ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ओके 6 ही पर्याप्ति का प्रारंभ एक काल में होता है परंतु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है इसके लिए क्रम क्रम का नियम रखा गया है आहार आहार पर्याप्ति को पूर्ण होने में एक समय और शरीर पर्याप्ति आदि पांचों में से प्रत्येक को अंतर्मुहूर्त लगता है। देखिए एक बार इस पैराग्राफ को भी समझ लेते आगे हैं, बहुत छोटी सी बात है वैसे तो। बात इतनी सी है कि पहले तो हमने समझ लिया कि हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, हम न तो शरीर बना रहे हैं न आहार बना रहे हैं, हम केवल वो सिस्टम बना रहे हैं जिससे हम आहार ले सके, शरीर का निर्माण कर सके। अब इस सिस्टम का निर्माण की बात आ रही है। पर्याप्तियों को की पूर्णता का मतलब वो उस सिस्टम की पूर्णता।
अब ये सिस्टम कैसे बन रहा है? सबसे पहले आहार लेने का सिस्टम रेडी होता है, जिसको हम कहेंगे आहार पर्याप्ति की पूर्णता। और ये कब होती है? देखिए, सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग कब हुआ? तो 6 की 6 पर्याप्तियां, जो जो प्रोसेस है, मतलब पर्याप्तियों का निर्माण अपना अपना प्रोसेस। हमें 6 टाइप की मशीनरी बनानी है, तो पहली मशीनरी बनाने में लग गए, दूसरी में लग गए, तीसरे में लग गए, तो 6 की 6 मशीनरी का निर्माण पहले समय में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक जैसा है। जैसे ही जन्म लिया, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट, एक समय भी व्यर्थ गंवाए बिना पहले ही समय में सब कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अब कंप्लीशन कब होगा? कोई डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, कंप्लीट कब होगा? तो आहार पर्याप्ति का कंप्लीशन उसी समय में कंप्लीट, मतलब बनाना शुरू किया और कंप्लीट भी कर लिया एक समय में, इतना फास्ट, सो फास्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरियल है, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन है, इन्हीं इसी सीरियल से कंप्लीशन होता है 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब पहले शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, उसके बाद ही इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी। ठीक है, निर्माण साथ साथ में चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, लेकिन यूं समझ ले कि शरीर पर्याप्ति थोड़ी जल्दी बनेगी अपेक्षाकृत इंद्रिय पर्याप्ति से। फिर इंद्रिय पर्याप्ति का नंबर होगा कंप्लीशन का। ऐसे 1 बाय 1 सबका कंप्लीशन होगा। अब इनमें समय कितना लगता है? तो उसके लिए शब्द आया अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब होता है मिनिमम 2 समय, मैक्सिमम 48 मिनट में एक समय कम। अब इस बीच में आने वाले सभी कालमान अंतर मुहूर्त में आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, आहार पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त में नहीं हुई, वो तो एक समय में हो गई, और एक समय इज नॉट अंतर मुहूर्त, तो उसको छोड़ दिया। अब जो बची 5, जैसे शरीर पर्याप्ति फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट में कंप्लीट हुई, और इंद्रिय पर्याप्ति हुई 5 मिनट में कंप्लीट, तो 2 मिनट इज एन अंतर मुहूर्त, 5 मिनट भी एक अंतर मुहूर्त है। इसी प्रकार से क्रमशः है, अगली पर्याप्ति मान लीजिए, चौथी पर्याप्ति 7 मिनट में हो जाए, पांचवी पर्याप्ति मान लीजिए 10 मिनट में हो गई, और अंतिम पर्याप्ति मान लीजिए 13 मिनट में कंप्लीट हुई, तो ये 13 मिनट भी अंतर मुहूर्त ही है। तो इंडिविजुअली अगर हम सबकी कैलकुलेशन करें तो प्रत्येक को अंतर मुहूर्त लगा, और अंतिम वाले को भी अंतर मुहूर्त लगा, तो कंबाइंड रूप से भी कहें तो सबको मिला करके भी अंतर मुहूर्त ही लगेगा, क्योंकि सब पैरेलल काम हो रहा है, 1 बाय 1 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसका कालमान हम समझ ले कि ये जो प्रोसेस है ना, ये सो क्विक है। हम एक तरफ तो इसका एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारा आहार को लेना, डाइजेस्ट करना, वो बने, और एक समय में स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ। मतलब क्या रहस्य भरे पड़े हैं, कितनी जीव में अपार क्षमता है। तो ये जो कैपेबिलिटी है ना, इसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ये जब हम रीड करते हैं, इस पर हमें श्रद्धा भी करनी होगी। कई बार ऐसे लगे, अरे एक समय में कैसे हो जावे इतना बड़ा काम, पर हो सकता है, अपार क्षमता जीव में है। तो ये इसका प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताएगा। इस पूरे एग्जाम्पल को आप पूरा साथ में रीड कर लीजिए कमलेश जी। मकान बनाने वाला सबसे पहले उसकी सामग्री काठ, ईंट, मिट्टी, पत्थर, चूना आदि इकट्ठा करता है। इसी प्रकार जीव जन्म ग्रहण करते समय आहार के योग्य पुद्गुलों को ग्रहण करता है। उन पुद्गुलों को या उनकी शक्ति को कहते हैं आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में सब पर्याप्ति के योग पुद्गुल ग्रहण किए हुए होते हैं। अमुक काठ स्तंभ बनाने के योग्य है, अमुक कपाट बनाने के योग्य, अमुक पत्थर पट्टियां या दीवारों के योग्य है। इस विभाग के समान है शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में जो पुद्गुल शरीर की रचना करने में समर्थ होते हैं, उन पुद्गुलों या उनके शरीर बनाने की शक्ति को कहते हैं शरीर पर्याप्ति। दीवारें या कमरा बनाने के समय उनमें प्रवेश और निकास के हक रखे जाते हैं। दरवाजे बनाए जाते हैं। घर के समान आकार वाली शरीर पर्याप्ति में दरवाजों के समान इंद्रिय पर्याप्ति है। परोक्ष ज्ञान वाली आत्मा ब्राह्मी इंद्रिय के द्वारा ही वस्तुओं को का ज्ञान कर सकती है। श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति का स्वरूप उपरोक्त उदाहरण के द्वारा ही समझना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में भी इंद्रिय की तरह प्रवेश और निर्गम होता है। मकान तैयार होने के बाद यह कमरा शीतकाल में गर्म रहता है, ये ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, ये स्नान घर है, ये भोजन घर है, इत्यादि विचारों के समान है मन पर्याप्ति है। वस्तुओं का परित्याग एवं उपादेय वस्तुओं के स्वीकार का ज्ञान मनोपर्याप्ति के आलंबन से ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त विमोचन। इस एग्जाम्पल में एक मकान बनाने का एग्जाम्पल लिया गया,
तो इसमें जैसे बताया गया कि इनिशियल जो सामग्री इकट्ठी की गई है वो हो गया आहार पर्याप्ति, और उसके बाद क्रमशः उससे जैसे जैसे चीजें बनती जा रही है। तो अब यहाँ पे देखिए दो बातें ध्यान रखना है। एक तो जो इनिशियल सामग्री इकट्ठी होती है वो सभी 6 पर्याप्तियों की सामग्री शुरू में ही इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि आखिर पौद्गलिक शक्ति का निर्माण है, उसमें पुद्गल तो चाहिए। और वो पुद्गल कहाँ से आते हैं? वातावरण से। तो जीव ने वातावरण से उन पुद्गलों को ग्रहण किया। तो 6 पर्याप्तियां पहले समय में प्रारंभ करनी है, तो 6 की 6 पर्याप्तियों के रो मटेरियल पुद्गल के रूप में भी पहले ही समय में ग्रहण हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है ओज आहार। ये ओज आहार और कुछ नहीं है, पर्याप्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक पौद्गलिक सामग्री, जिसे हम ओज आहार का नाम देते हैं। उसके बाद जैसे ही सारी सामग्री आ गई, अब वन बाय वन उन सामग्रियों के अनुसार कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। तो आहार पर्याप्ति का निर्माण हुआ, खत्म हुआ। शरीर पर्याप्ति का निर्माण शुरू हो गया। शुरू तो सब साथ में हो ही गए, फिर क्रमशः एक के खत्म होते जा रहे हैं। तो यहां पर उस एग्जाम्पल से ये बात समझाई गई है। अब देखिए इसमें एक टिप्पण में भी एक बात आई थी अंतर्मुहूर्त के संदर्भ में, तो यहाँ पे दो शब्दों की बात आ रही है। एक तो समय शब्द, तो समय के बारे में वैसे पहले बात हो चुकी है। सबसे सूक्ष्म काल, पलक झपकते ही असंख्य समय बीत जाते हैं। तो उसी समय की यहाँ बात आ रही है, मतलब उस उतने सूक्ष्म एक समय में आहार पर्याप्ति कंप्लीट हो रही है। फिर दूसरी बात अंतर्मुहूर्त के कालमान की आई है। तो इसमें 2 समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम, ये पूरा ड्यूरेशन का रेंज है, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। जगन्य अंतर्मुहूर्त जो सबसे छोटा वाला अंतर्मुहूर्त है, विच इज 2 समय वाला। और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त जो सबसे बड़ा वाला है, मतलब 48 मिनट में एक समय कम वाला। और उसके बीच में आने वाले जितने भी कालमान है वो सारे मध्यम अंतर्मुहूर्त में आ जाते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल के बाद आगे इसमें जो विवेचन है, एक बार इसको भी और रीड कर लेते हैं। उपयुक्त विमोचन के अनुसार पर्याप्ति के निम्न प्रकार से परिभाषा की जा सकती है। जिस पुद्गुल समूह से शरीर आदि 5 पर्याप्ति के योग्य पुद्गुल ग्रहण करने वाली क्रिया की पर्याप्ति या पूर्णता होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर के योग्य पुद्गुलों की शरीर के अंगोपंग की रचना करने वाली क्रिया की पर्याप्ति होती है। जिस पुद्गुल समूह समूह से उसे कहते हैं शरीर पर्याप्ति। त्वचा आदि इंद्रिय की रचना करने वाली क्रिया की पर्याप्ति होती है। जिस पुद्गुल समूह से उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोश्वास के योगी पुद्गुल का ग्रहण और उत्सर्ग त्याग करने वाली शक्ति क्रिया की पर्याप्ति होती है। जिस पुद्गुल समूह से उसे श्वासोश्वास पर्याप्ति। भाषा के योग्य पुद्गुल का ग्रहण और उत्सर्ग करने वाली क्रिया की पर्याप्ति होती है। जिस पुद्गुल समूह से उसे कहते हैं भाषा पर्याप्ति। मन के योग्य पुद्गुल का ग्रहण और उत्सर्ग करने वाली क्रिया की पर्याप्ति होती है। जिस पुद्गुल समूह से उसे कहते हैं मन पर्याप्ति। ठीक है, तो अभी ये तो एकदम क्लियर हो गया, मैंने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा दिक्कत है। मेन सिस्टम की ही बात है कि जैसे भाषा की बात है तो भाषा को ग्रहण करना, उत्सर्ग करना, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए जो पुद्गलिक शक्ति चाहिए उसका निर्माण पर्याप्तियों के द्वारा होता है। और उसी रूप में हमें इन 6 पर्याप्तियों को समझना है। अब आगे कंटिन्यू करें कमलेश जी। प्रश्न। पर्याप्ति के पूर्ण होने होने के बाद उससे जीवों को क्या लाभ होता है? उत्तर। आहार पर्याप्ति के द्वारा जीव प्रति समय आहार करने की क्रिया करता है, अपने योग्य पुद्गुलों को ग्रहण करता है और उसके द्वारा ही ग्रहित आहार खल और सार विभाजित होता है। शरीर पर्याप्ति के द्वारा उस आहार का सात धातुओं के रूप में परिणामन होता है। इंद्रिय पर्याप्ति इंद्रिय के विषय को जानने में सहायक होती है। श्वासोश्वास की क्रिया, बोलने की क्रिया, आलोचना की क्रिया क्रमशः श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति के सहायता से होती है। देखिए इसमें पर्याप्ति। ये जो आलोचना की बात आई है ना, आलोचना की क्रिया, आलोचना का मतलब क्या मैंने कल बताया था। वैसे ये कोई निंदा वाली बात नहीं होती। आलोचना का मतलब होता है एनालिसिस करना, ये इसमें ये सही था, ये गलत था, किसी भी बात पे। तो वो मन का काम होता है। मन उस पर एनालिसिस, हमने कोई चीज देखी, अब वो देखने के बाद में ये थी कि कुछ और थी, ये तो नहीं थी, ये थी, इस तरह का जो आलोचनात्मक कार्य होता है वह मन का होता है। तो इस तरह से ये 6 टास्क यहाँ बता दिए गए कि 6 पर्याप्तियों से कैसे कैसे होते हैं। आगे सर, आहार का फुटनोट पढ़ना है क्या सर, नीचे जो आहार के लिए आया था? क्या आया हुआ है?
वही है, उत्तर में आहार टिप्पण। पर्याप्ति के द्वारा जीव प्रति समय आहार, उसका फुटनोट इधर वो ओज आहार रोम आहार के बारे में बताया है। हाँ, वो फुटनोट भी हम देख सकते हैं, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। पर्याप्ति प्राणी का एक विशेषज्ञ लक्षण है। प्राणी के सिवाय यह लक्षण अन्यथा की कहीं भी नहीं मिलता। पर्याप्ति के द्वारा प्राणियों में विभिन्न पुद्गलों का ग्रहण, परिणामन और उत्सर्ग होता रहता है। आहार पर्याप्ति के द्वारा आहार के योग्य पुद्गलों को लेता है, उन्हें आहार के रूप में परिणित करता है, करते हैं, और असार पुद्गलों को छोड़ देता है। शरीर पर्याप्ति के द्वारा शरीर के योग्य पुद्गलों को लेता है, शरीर के रूप में परिणित करते हैं और असार पुद्गलों को छोड़ देते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति के द्वारा इंद्रिय के योग पुद्गलों को लेते हैं, इंद्रिय के रूप में परिणित करते हैं और आसार पुद्गलों को छोड़ देते हैं। श्वासोश्वास पर्याप्ति के द्वारा श्वासोश्वास के योग्य पुद्गलों को लेते हैं, श्वासोश्वास के रूप में परिणित करते हैं और असार पुद्गलों को छोड़ देते हैं। भाषा पर्याप्ति के द्वारा भाषा के योग्य पुद्गलों को लेते हैं, भाषा के रूप में परिणित करते हैं और असार पुद्गलों को छोड़ देते हैं। मन पर्याप्ति के द्वारा मानस विचारों के योग्य पुद्गलों को लेते हैं, मानस विचारों के रूप में परिणित करते हैं और असार पुद्गलों को छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए तो अब इसमें और एकदम क्लियर हो रहा है कि पर्याप्ति के द्वारा हम जो जिस रिलेटेड है उसके पुद्गलों को लेते हैं, और जो काम का है उसको रखते हैं, और जो नहीं चाहिए वो छोड़ देते हैं। तो ये 6 के 6 पर्याप्तियों में इसी क्रम में हमारा जीवन निर्वाह होता है। अब यहाँ पर एक टिप्पण और आया हुआ है, वो टिप्पण में रीड करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आहार के संदर्भ में बताया कि जैसे आहार पर्याप्ति की बात आई तो कौन सा आहार क्या है, तो ओज आहार जो बात है, प्रथम समय में जो पुद्गल समूह ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं ओज आहार। ठीक है, जब भी कोई नया जीवन शुरू होगा उसमें वंस इन ए लाइफ टाइम होगा, और वो होगा पहले समय में ही। तो इसे यूं ही समझ लें कि ओज आहार के रूप में हम पर्याप्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक पुद्गलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो हो गया ओज आहार का रूप। इसके अतिरिक्त दो आहार और होते हैं, एक है रोम आहार। रोम आहार का मतलब जो हमारी स्किन के थ्रू ग्रहण होता है। अब स्किन के थ्रू कैसे ग्रहण होता है, हम स्किन से खा थोड़ी सकते हैं, लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी आती है, उसका जो ताप आता है, हम वहां बैठते हैं तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी आती है, इवन विटामिन डी भी मिल जाता है सनलाइट में बैठने से मॉर्निंग में। तो ऐसे ही हवा के द्वारा भी हमें कुछ पुद्गल मिलते हैं। तो ये रोम आहार तो मानो सभी जीवों में निरंतर चलता रहता है। और जो कवल आहार है ये हम एक्चुअली आहार के रूप में जो देख पाते हैं, इसके साथ एक शब्द और आया प्रक्षेप। प्रक्षेप या कवल, प्रक्षेपित करना मतलब कोई चीज इंसर्ट करना। तो जैसे इंजेक्शन के द्वारा भी कोई चीज अगर डाली जाए, या मान लो जो मुख में कोई नली डाल के, कभी कोई बीमारियों में खाना नहीं खा सकते, मुख में नली डाल के भी डालते, गुदा के थ्रू भी डालते हैं, या इंजेक्शन के थ्रू, तो किसी भी रूप में अगर शरीर में आहार को प्रवेश कराया जाता है वह सब कवल आहार की श्रेणी में आ जाता है। और इन तीन के अतिरिक्त एक चौथा आहार और बताया गया है, जो केवल देवताओं में होता है, जिसे मानसिक आहार कहते हैं। वो अपने मन से ही आहार कर लेते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का है जो ओनली फॉर देवता। बट मेनली ये तीन प्रकार के आहार जो सभी जीवों में सामान्यतया होते हैं: ओज आहार इनिशियली, रोम आहार कंटिन्यूस, और कवल आहार ओकेजनली। तो अब देखिए सर, ये चैप्टर तो, हाँ कमलेश जी। कस्टमर है, मैं लॉग ऑफ हाँ हाँ, कोई बात मतलब नहीं, आप अभी आगे वो मिक्सा में दूसरा पढ़ देता हूँ। लेंगे। मिक्सा में देता हूँ। हाँ सर, हाँ मैडम, 1 निमिष। तो अब देखिए ये हमने पर्याप्ति का चैप्टर तो पढ़ लिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। अब मैं चाहूंगा, समय है हमारे पास तो छठा बोल भी शुरू कर देते हैं। तो आज जिनका नाम मैंने लिया था ना रीड करने के लिए, वो अब आगे छठा बोल शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ अंकल, जय जय अंकल। छठा बोला प्राण 10। श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास प्राण, आयुष्य प्राण। प्राण अर्थात जीवन शक्ति, जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त हो और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त हो, उनको प्राण कहते हैं। प्राण जीव के बाह्य लक्षण है। ये जीव हैं, जीते हैं, ऐसी प्रतीति प्राणों से ही होती है। प्राणों के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। प्राणों की क्रिया होती रहती है, यही संसारी जीव का जीवन है। देखिए इसमें जो हमने पांचवें बोल में पर्याप्तियों के बारे में पढ़ा, ये भी ऐसा समझ ले जैसे इंद्रियों के संदर्भ में द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय थी,
वैसे ही जीव के जीवनोपयोगी सामग्री में जो पौद्गलिक पार्ट था, जो द्रवेंद्रिय टाइप का जो पार्ट है द्रव्य रूप में, वह था पर्याप्ति, जो पुद्गल से संबंधित था। और प्राण जो है वो आत्मिक शक्ति है। मतलब ये दोनों मिलकर के ही टास्क करेगी। हालांकि इनको दो अलग अलग बोलों में डाल दिया गया। अगर चाहते तो चौथे बोल के भी दो भेद हो सकते थे, लेकिन चौथे में द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय को साथ में बता दिया गया और यहाँ पर पांचवें और छठे बोलों को अलग अलग बता दिया गया। बाकी दोनों सेम बात हुई। तो वो पौद्गलिक शक्ति है और ये आत्मिक शक्ति है। अब यहाँ अंतर एक छोटा सा आया कि पांचवें बोल में तो पर्याप्तियां 6 बताई गई और यहां पर प्राण बताए गए 10। तो उसका भी एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। इंद्रिय पर्याप्ति के अगेंस्ट में 5 इंद्रियों के अलग अलग 5 प्राण बता दिए गए। अगर इनको कंबाइंड कर ले तो यहां भी संख्या 6 आ जाएगी। तो अगर इस तरह से कंबाइंड करते हैं तो 6 पर्याप्तियों से 6 प्राण लिंक हो जाती है। और बहुत सिंपल तरीके से अगर हम इस प्राण को समझना है तो ये है जीवन शक्ति, और ये आत्मिक होती है, मतलब आत्मा से रिलेटेड है। जबकि पर्याप्ति क्या थी? पौद्गलिक शक्ति थी। तो दोनों ही शक्तियां जीव को आवश्यक है। मतलब जीवन जीने के लिए जन्म से लेके मृत्यु तक प्राण की भी जरूरत है। प्राण चले गए मतलब मर गया। हम कई बार शब्द मरने के लिए प्राण जाना भी कहते हैं, भाई उसके प्राण चले गए, प्राण प्रखेरु उड़ जाना। तो अब देखिए, प्राणों के संदर्भ में मेन बात तो यही है कि ये आत्मिक शक्ति है, तो आत्मा के द्वारा ये शक्ति मिलती है। अब सारी चीजों में ऐसे ही है। आहार के संदर्भ में भी आहार करने का जो एक पौद्गलिक शक्ति है, वैसे ही उसकी एक इंद्रिय मतलब आत्मिक शक्ति भी है। तो जो आत्मिक शक्ति है उसे कहते हैं आयुष्य प्राण। शरीर पर्याप्ति से रिलेटेड जो आत्मिक शक्ति है उसे कहते हैं कायबल प्राण। फिर इंद्रिय पर्याप्ति से रिलेटेड जो आत्मिक शक्ति है उनको 5 भागों में डिवाइड करके प्रथम 5 श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण और स्पर्शनेन्द्रिय प्राण। उसके बाद स्वाचोस्वास पर्याप्ति से रिलेटेड जो प्राण है वह है स्वाचोस्वास प्राण। देन भाषा पर्याप्ति, मतलब जिससे बोल पाए, उससे रिलेटेड जो आत्मिक शक्ति है वह है वचन बल। और अंतिम मनः पर्याप्ति से संबंधित मनोबल। तो चीजें वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग तरीके से कर दिया गया। तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं और थोड़ा सा क्विक रीडिंग करिए हेमलता जी। मैं चाहता हूँ कि हाँ, आज इस चैप्टर ठीक को है। भी पूरा ही कर दे, ओके ओके अंकल। जितना हो सके पांचों ही विल ट्राई। इंद्रियों की जो ज्ञान करने की शक्ति है उसे कहते हैं 5 इंद्रिय प्राण। मनन करने, बोलने और शारीरिक क्रिया करने की शक्ति को कहते हैं मनोबल, वचन बल और काय बल। बल और प्राण का अर्थ एक ही है। पुद्गलों को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करने और छोड़ने की शक्ति को कहते हैं श्वासोच्छ्वास प्राण। अमुक भाव में अमुक काल तक जीवित रहने की शक्ति को कहते हैं आयुष्य प्राण। प्रश्न: प्राण और प्राप्ति में क्या भेद है? उत्तर: प्राण जीव की शक्ति है और प्राप्ति जीव द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गलों की शक्ति है। प्राप्ति सहकार्य कारण है और प्राण कार्य है। आत्मा की जितनी भी मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति होती है वह सब बाह्य द्रव्यापेक्षी होती है, पुद्गलों की सहायता से ही होती है। वायुवान आकाश में तभी घूम सकता है जब उसे ईंधन आदि बाह्य सामग्री की सहायता मिले। जीव की मन, वचन और शरीर से संबंध रखने वाली कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं जो पुद्गल द्रव्य की सहायता के बिना हो सके। अतएव संसार अवस्था में जीव और पुद्गल का घनिष्ठ संबंध रहता है। जीव अदृश्य पदार्थ है और पुद्गल दृश्य पदार्थ। इसी कारण कई व्यक्तियों को जीव के अस्तित्व के विषय में संदेह होता है, पर उन्हें इतना तो समझ लेना चाहिए कि जो कुछ खाने, पीने, चलने, फिरने, बोलने आदि की प्रवृत्ति दिखती है वह क्रिया है। उसका कर्ता अदृश्य जीव है। जीव जब तक शरीर में रहता है तब तक ये क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं का संपादन करने वाली शक्ति प्राण या जीवन शक्ति कहलाती है और इन क्रियाओं के संपादन में जिन पौद्गलिक शक्तियों की सहायता मिलती है उन्हें प्राप्ति कहा जाता है। देखिए, इसका एनालिसिस अगर हम समझें तो पर्याप्ति और प्राण का यहाँ डिफरेंस बताया है। और प्राण को कहा जीव की शक्ति और पर्याप्ति को कहा पुद्गल की शक्ति। और ये पुद्गल भी कोई डायरेक्ट शक्ति नहीं है कि कोई पुद्गल है उनकी शक्ति काम आ रही है, जीव द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गलों की शक्ति है। तो जीव का रोल दोनों जगह है। मतलब एक तो जीव की डायरेक्ट जो पावर है आत्मा से संबंधित, वो हो गई प्राण, और जीव द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गलों की शक्ति हो गई पर्याप्ति। तो मेन तो
पर्याप्ति सहकारी कारण है और प्राण कार्य है। मतलब कि पर्याप्तियों के द्वारा पर्याप्तियों एक तरह से निमित्त बन रही है, एक तरह से हेल्पिंग हैंड है। किसकी हेल्पिंग हैंड है? प्राणों की। मतलब आत्मा को ही वो टास्क करना है, काम तो जीव को ही करना है। देखिए, करने वाला जीव के सिवा कोई नहीं, अजीव कुछ नहीं करता है। अजीव तो पुद्गल तो केवल हमें निमित्त के रूप में काम में आते हैं। तो वो पुद्गलों के निमित्त से मानो हमें लग तो ये रहा है कि भाई आहार पर्याप्ति के द्वारा हमारा आहार हम खा पा रहे हैं, पच पा रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये हमारी ही आत्मिक शक्ति है, जीव में जो पावर है। और अगर मान लीजिए जीव की जो मतलब आत्मा अगर शरीर से बाहर निकल जाए, तो फिर वो थोड़ी कोई डेड बॉडी कोई खाना खा पाएगी, पचा पाएगी, या उसकी बॉडी का निर्माण हो पाएगा, सब खत्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मूल जो टास्क है ना, वो तो प्राण का ही है, बट इसमें कारण पर्याप्ति भी बन जाती है, और वो भी एक तरह से हेल्पिंग हैंड के रूप में। तो पुद्गलों की सहायता भी अपनी जगह जरूरी है, और मेन टास्क करने वाला तो जीव है। तो जीव तो इनविजिबल है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है, बट सामने जो हमें दिखता है वो पुद्गल दिखते हैं, क्योंकि वो दृश्य है, दिखाई देने वाले हैं। तो इसलिए हम कई बार केवल पुद्गलों को समझ लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी टास्क कर पा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में जो आत्मा है, मेन टास्क करने वाली वही है। ये जो पुद्गलिक रूप जो भी दिख रहा है हमें, वह तो खाली आउटर अपीयरेंस है, और उस आउटर अपीयरेंस से वो टास्क कंप्लीट करने में बस एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा है। बाकी तो मूल काम सब अदृश्य जीव, इनविजिबल जो होता है, वही सब कर रहा है। अब अगला प्रश्न जो है, किस किस प्राण से कौन कौन सी पर्याप्तियां हैं, ये बात अपनी पहले ही हो चुकी है, तो मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। अगर कोई जिज्ञासा रहे तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अब आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। यहां से हम शुरू करते हैं। आई थिंक सेकंड पैराग्राफ से ही शुरू करना होगा, क्योंकि वो तो थोड़ा ही पार्ट था। प्राण या जीवनी शक्ति, यहां से शुरू करें हेमलता जी। हाँ जी अंकल। प्राण या जीवन शक्ति को समझने के लिए मृत्यु क्या है, ये समझना भी जरूरी है। वर्तमान शरीर विज्ञान के अनुसार दिमाग, हृदय और फेफड़ों का कार्य संचालन बंद हो जाना ही मृत्यु है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। हाँ, जब इस मानव यंत्र के खास खास पुर्जे जीर्ण होते हैं, तब वह समूचा यंत्र बंद हो जाता है। मानव शरीर के मुख्य अंग हृदय, फेफड़ा तथा दिमाग है। जब किसी बीमारी या दुर्घटना से ये तीनों जख्मी या जीर्ण हो जाते हैं, या इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब इनका काम बंद हो जाता है। यही है हाँ, एक मृत्यु। बार रोकता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि भी प्राण क्या है, उसको समझने के लिए हम ये समझे कि मृत्यु क्या है। तो जब तक हमारा जीवन है तब तक प्राण है, जैसे ही जीवन खत्म, प्राण भी समाप्त। तो वो कैसे समझ में आएगा कि कोई एक डेड बॉडी है, आत्मा निकल गई, तो वहां पर फिर वो प्राण वाली चीजें कुछ भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो तीन मुख्य अंग है, कौन कौन से? हार्ट, फेफड़ा और दिमाग। अब कई बार कोई व्यक्ति मर जाता है, बोलते हार्ट फेल हो गया, या उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। तो फेफड़े, हार्ट और दिमाग, ये तीन चीजें अगर काम करना बंद कर दे, दिमाग का मतलब यहाँ ब्रेन है, माइंड ना समझे, माइंड तो मन होता है, दिमाग यानी ब्रेन। तो इन तीन मुख्य अंगों से हम इसको लिंक कर सकते हैं भी, ये अगर काम करना बंद कर दे तो मानो उसका प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। आगे। हाँ अंकल। परंतु इस सिद्धांत के विपरीत हमें ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि हृदय की गति कई घंटों तक बंद रहने के बाद भी मनुष्य भी जीवित रह सकता है। 48 घंटों तक श्वास की गति एवं हृदय की गति एकदम बंद रहने के पश्चात भी मानव जीवित पाया गया है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिनमें मानव 40 दिनों तक संदूक में कोष्ठक, जिसमें हवा के प्रवेश एवं विकास का कोई भी छिद्र न हो, बंद रहने के बाद भी जीवित निकला है। जैन सिद्धांत के अनुसार जीवन शक्ति के स्रोत दिमाग, हृदय और फेफड़े ही नहीं, किंतु 10 प्राण है। उन 10 में किसी एक शक्ति का काम बंद हो जाने पर मृत्यु नहीं होती। जब तक आयुष्य प्राण क्रियाशील है, तब तक किसी एक शक्ति का काम बंद हो जाने पर भी प्राणी जीवित रह सकता है। उक्त उदाहरण में 40 दिनों तक संदूक में बंद प्राणी के पांचों इंद्रियां, हृदय, फेफड़े और दिमाग, सभी ने काम करना बंद कर दिया। बाह्य भौगोलिक सामग्री के अभाव में वे अपने काम नहीं कर सकते थे। फिर भी उस व्यक्ति में आयुष्य प्राण अपनी क्रिया कर रहा था। उसी के आधार पर जीवन टिका हुआ था। जो ही उसे बाह्य वातावरण का अनुकूल योग मिला, उसकी अवरुद्ध जीवन शक्तियां पुनः क्रियाशील बन गई।
शरीर की समस्त क्रियाएं और समस्त अंगों का कार्य संचालन तभी तक हो सकता है जब तक आयुष्य प्राण क्रियाशील होता है। उसके समाप्त होते ही समस्त क्रियाएं संपूर्ण रूप से बंद हो जाती है और हम कहते हैं कि उस प्राणी की मौत हो चुकी है। हाँ देखिए, अब यहाँ पे रोकता हूँ। देखिए इसमें क्या बताया गया कि ये साइंटिफिकली तो हम कैसे भी हार्ट फेल होने से मर गया, लेकिन वास्तव में आयुष्य प्राण बेस है जीवन का। जब तक आयुष्य प्राण है तब तक उसका आयुष्य है, तब तक उसका जीवन है। आयुष्य प्राण गया, मृत्यु हुई। बाकी 9 प्राण भी, एक एक कोई प्राण चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेन आयुष्य प्राण है और उसी के आधार पर मृत्यु का निर्णय होता है। और इसीलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी बताया गया कि भाई कई घंटों तक बिना श्वास लिए जीवित रह पाता है। कई घंटों तक एक संदूक में 40 दिनों तक एक संदूक में बंद व्यक्ति भी जीवित रहा। तो ये सब आयुष्य प्राण की वजह से ही पॉसिबल हुआ। ठीक है, जिज्ञासाओं के लिए हैंड रेज करने का समय तो हो चुका है, तो अगर जिज्ञासाएं हो तो आप हैंड रेज कर लें। तब तक एक प्रश्न और कंटिन्यू करते हैं, हेमलता जी। हाँ अंकल, प्रश्न है, शरीर हुस्त पुस्त है, दिमाग, हृदय, फेफड़ा, पांचों इंद्रियां आदि सभी स्वस्थ है, कोई खास बीमारी दुर्घटना भी नहीं होती, फिर भी ऐसा स्वस्थ प्राणी अचानक मर जाता है, ऐसा क्यों है? शरीर वृद्ध है, देह जड़ जड़ित है, भयानक विपत्ति आ पड़ी है, भयंकर बीमारी भी हुई है, फिर भी वह नहीं मरता, जीवन काल को बढ़ा ही जा रहा है, इसका कारण क्या है? ग कहा जाता है कि मनुष्य की जितनी आयु होती है उतना ही वह जीता है, आयुष्य को कोई भी 1 मिनट घटा बढ़ा नहीं सकता, फिर भी हम देखते हैं कि अग्नि में कूदने से निश्चय ही मृत्यु होगी, तीव्र विष खाने से मरना ही होगा, इसका रहस्य क्या है? उत्तर, अच्छा, अभी आयु के रोकता हूं पुत्र मैं। स्वर्ग। प्रश्न हमने ओके। आज पढ़ लिए, इसका उत्तर अब अगली क्लास में रखते हैं क्योंकि समय कम है। और आज हमें थोड़ा क्विज का भी एनालिसिस करना, वो एकदम मेरे दिमाग से निकल गया। और जिज्ञासाएं भी काफी एंडेज हुए हैं, तो एक बार मैं यहीं पे रोकता हूँ। 3 प्रश्न हमने क ख ग पढ़े हैं और उसका उत्तर, और फिर उसके बाद जो टॉपिक इस चैप्टर में बच गया, अपवर्तनीय अनपवर्तनीय आयु, ये हम नेक्स्ट क्लास जो भी मंडे को होगी उसमें कर पाएंगे। तो एक बार मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और जिज्ञासाएं पहले प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ज्योति जी, आप म्यूट हैं। मैं ऐसा पूछती हूँ कि जैसे साधु साध्वियां जब देवलोक होते हैं तो एक घड़ी रखते हैं उनको, फिर श्रावकों को सौंप देते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि 40 दिन तक भी प्राण रह सकता है, तो एक घड़ी में पता चल जाता है कि वो प्राण नहीं रहे उनके। नहीं, ये एक अलग पर्पज है। ये जो एक घड़ी रखते हैं ना, उसका कारण कुछ अलग है। इसका कारण संभवतया मारणांतिक समुद्घात है। एक मारणांतिक समुद्घात का भी एक प्रोसेस होता है, तो हो सकता है उस कारण से रहता हो। पर अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ओके। सुमन जी सुराणा। हाँ सर, ये जो फुट नोट में आया ना प्रक्षेप, तो इसका मतलब क्या, जैसे किसी भी माध्यम से शरीर में आहार ग्रहण करवाना, उसको प्रक्षेप ऐसे समझे? हाँ, इंसर्ट करना, प्रक्षेप का मतलब इंसर्ट। तो जो ठीक। बाहरी, मतलब एक तो हम मुंह से खाते हैं, वो तो कॉमन प्रोसेस है आहार लेने का। बट इसके हम्म। अलावा भी, जैसे इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी दिए, इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन के द्वारा मान लो कोई दवाई या कोई भी चीज बॉडी में पहुंचाई जा रही है, जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो ऐसे कहीं भी इंसर्ट करके हम्म। कोई चीज जो बॉडी में डाली जाती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कवल आहार। ठीक। कमलेश जी। सर ये अभी जो पर्याप्ति का बनने की प्रक्रिया बताई गई है, जैसे फर्स्ट वन तो एक समय में हो जाता है, बाकी के 5 के लिए अंतर होता है। तो आपने एग्जाम्पल के हिसाब से लाइक बहुत छोटा छोटा समय लिया, जैसे 10 मिनट 12 मिनट, तो उन पांचों को मिला के अंतर मुहूर्त होगा ऐसा कुछ नहीं है ना। वो एडिशन तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अभी भाषा पर्याप्ति 40 मिनट में पूरी हो सकती है ना, भाषा पर्याप्ति 40 मिनट बिल्कुल। और मन पर्याप्ति 45 मिनट। यस। तो पांचों मिला के अंतर मुहूर्त होगा ऐसा ऐसा नहीं है ना। नहीं, पांचों मिलाकर के अंतर मुहूर्त हो वैसा नहीं है। हाँ, जैसे हाँ वही वही। बट इतना समझ के चलें कि अंतिम पर्याप्ति जब भी कंप्लीट हुई, उससे पहले पहले बाकी पर्याप्तियां कंप्लीट हो ही जाएगी। हाँ तो वो अगर ऑर्डर में कोई ये आएगा। कहते भी 5 पर्याप्तियों को पूरा होने में या 6 पर्याप्तियों को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो उसमें भी अंतर्मुहूर्त लगेगा क्योंकि पैरेलल टास्क हो रहा है।
हाँ वो था, ठीक है, हाँ। अगर 1 by 1 होता तो मे भी अंतर मुहूर्त से ओवर हो सकता था, लेकिन यहाँ पैरेलल होने से अंतिम का जितना समय लगा उससे पहले पहले बाकी सब भी हो ही जाएगी। हाँ वो समझ गया, ओके, हाँ। धन्यवाद सर। अनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। यहाँ पर आपने कहा कि प्रक्षेप आहार जो लेते हैं उसे प्रक्षेप आहार कहते हैं। एक बाकी मिनट, लोग एक मिनट, कोई कोई अनम्यूट हुआ है। हाँ, अब बोलिए। प्रक्षेप आहार देवता में होता है ऐसा बताया गया है यहाँ पर, तो नारकी में भी प्रक्षेप आहार होता है क्या? नहीं, यहाँ देवता में प्रक्षेप आहार, ये बात तो कहीं आई नहीं है। यहाँ तो देवता में एक और यहाँ तो आहार दिया होता है, हुआ चौथा, वो बात आई है। मानसिक है जो देवताओं के होता है, देवता में दिया हुआ है ना यहाँ। ये चौथी बात है, ये चौथा आहार है। जो अंतिम पंक्ति है ना, उसको आप अलग हाँ, पैराग्राफ समझे। ये चौथा प्रकार का आहार है। क्या? तो ये जो देवता में होता है नारकियों में भी यही होता है क्या? नहीं, ये केवल देवताओं में होता है। जो चौथा प्रकार का मानसिक आहार की बात आ रही है ना, वो एक अलग प्रकार का आहार है जो इन तीन में इंक्लूड नहीं है, तो वो केवल हाँ, देवताओं में होता है। तो नारकियों में क्या होता है? नारकी आहार करते हैं क्या? करते देखिए, तो होंगे रोम ही। आहार तो होता ही है उनके, हाँ, और कवल आहार भी होता ही होगा किसी न किसी रूप में। उनको अच्छी चीज भले नहीं मिले, लेकिन कुछ तो मिलता ही होगा। अच्छा। वैक्रिय शरीर है उनका, उनका कमल आहार होता है? आ, वक्रीय शरीर से कवल आहार तो होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा लग तो नहीं रहा है नहीं होता है, बट रोम आहार तो डेफिनेटली होता ही है। फिर भी इसका और खुलासा मैं बाद में बताने का भाव रखता हूँ। ओके सर। सीमा जी दुग्गड़। जय जिनेन्द्र सर, मुझे एक बार अंतर मुहूर्त का अर्थ बता दीजिए। आप क्या समझ पाए अंतर्मुख से? मेरे को आपको क्या लगता है? ड्यूरेशन, जो एक एक प्राप्ति का शरीर बन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वही होता है क्या अंतर मुहूर्त? हाँ, बट अंतर मुहूर्त शब्द पहली बार सुना आपने, या थोड़ा बहुत पता है कितना नहीं, कालमान का होता है? पहली बार ही सुना है सर। अच्छा, देखिए, एक मुहूर्त होता है हाँ, 48 मिनट का, जो हम हाँ सामयिक जी, करते हैं ना, मुहूर्तम हाँ, एकम बोलते हैं। वो हाँ फोर्टी जी, एट हाँ। मिनट की एक सामयिक होती है। अब उसके अंदर अंदर अंतर मुहूर्त मतलब मुहूर्त अच्छा, के अंदर अंदर। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। दीपमाला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, कल जो सवाल था अंतराल गति में उत्कृष्ट कितना समय अनाहारक रहता है, तो 2 समय। ये समय तो अभी ये नहीं, अभी फिलहाल आज जो पढ़ा है उसकी जिज्ञासा है। ओके सर। हेमलता जी। हाँ अंकल, मेरा सवाल ये था कि जैसे मतलब एक बुक में मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि देवताओं के रोम आहार भी होता है, तो सिर्फ मानसिक आहार होता है, रोम आहार भी होता है देवताओं का? देखिए, रोम आहार तो सब जीवों के होता ही है, और अच्छा, देवताओं के ये ठीक है। मानसिक आहार और अलग से बताया गया है, अच्छा, ठीक है। विच इज नॉट रोम आहार, क्योंकि रोम आहार तो स्किन के थ्रू लिया जाता है, ये मन से ले रहे हैं। तो देवता का कवल आहार नहीं होता? कवल आहार के बारे में अभी प्रश्न पूछा था ना, तो उसके लिए अच्छा, मैंने कहा नारकी एक बार देवता इसको के, मैं ठीक है, पेंडिंग रखता हूँ, मैं ठीक है और पता कर अंकल, ओके लूंगा। हो भी ओके सकता है, नहीं भी हो ओके, सकता है, आई एम नॉट श्योर। मैं ठीक, एक बार पता करके और बताने का भाव ठीक रखता है। हूँ। सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, रोम आहार है। सर, आहार पर्याप्ति पूर्ण होते ही रोम आहार लेते हैं? हाँ, आहार पर्याप्ति पहले समय में पूर्ण हो जाती है, दूसरे समय से रोम आहार प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। संजू जी। संजू जी म्यूट हैं आप। जूम यूजर के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं। मेरे को भी पूछना है। एड्रेस किया हुआ है ना, जूम यूजर है ना। हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र। बोलिए बोलिए, प्रश्न रखिए जल्दी। जो तपस्या करते हैं वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा सकते हैं क्या, जैसे सिद्धि तप वगैरह किया? देखिए, ये एक अलग प्रश्न हो गया। यहाँ पर इस चैप्टर से इसका संबंध नहीं है, इसके बारे में अधिक जानकारी श्रावक संदेशिका में मेंशन है। थैंक यू सर। मेरे को पूछना है। हाँ, कंचन जी।
द्रव्यापेक्षी का क्या मतलब हुआ? किसका मतलब? द्रव्यापेक्षी होता है ये वाला ना, ये प्राप्ति वाला लेसन है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये द्रव्यापेक्षी शब्द का मतलब द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य पर निर्भर। अच्छा, ये मतलब पुद्गलों की सहायता से जो होता है। हाँ, द्रव्य द्रव्य पर डिपेंड है मतलब। उमर। उर्मिला जी। यस सर, ये जो 40 दिन तक वो अंदर संदूक में बंद रहते हैं, तो वो फिर उनका रोम आहार का हो सकता है ना? हाँ, रोम आहार तो चलता ही है उनका, बिल्कुल है ना, मतलब आयुष्य प्राण भी है और रोम आहार भी है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आयुष्य प्राण का संबंध आहार पर्याप्ति से, जब तक आहार पर्याप्ति तब तक जीव आहार करेगा, तो दोनों साथ ही चलेंगे, इसलिए आहार तो डेफिनेटली करेगा ही, रोम आहार तो होगा ही होगा। तो सर ये रोम आहार से कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? देखिए, ये अपेक्षा इसमें नहीं आती है, क्योंकि नॉर्मली जो हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं ना, इतने टाइम, अभी आप कोई डॉक्टर से पूछो अभी कितने दिन तक खाना खाना जरूरी, डॉक्टर बोलेंगे अभी 15-20 दिन तक नहीं खाया तो मर जाओगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने की तपस्या भी लोग कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल चीजें कुछ अलग होती है। और ऐसे देखा जाए तो देखिए, जीव को जो आहार चाहिए ना, वो शरीर को चलाने के लिए, शरीर के पोषण के लिए। बाकी तो आत्मा, आज जो सिद्ध आत्मा है, उनको तो कोई आहार की जरूरत भी नहीं है। तो मूल आत्मा की तो खुराक है ही नहीं ना आहार। आहार तो ये जीवन में, क्योंकि हम उन पुद्गलों को ग्रहण करके बैठे हैं, इसलिए हमें उनकी उनकी परवरिश के लिए चाहिए। तो डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि शरीर बहुत लंबे समय तक भी बिना आहार के रह सकता है, कवल आहार के बिना। बाकी रोम आहार तो ठीक है, एक नॉर्मल पुद्गल है, तो उससे कोई जीवित रहने का संबंध नहीं भी इतने टाइम रोम आहार से जीवित रह जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा पोषण तो कवल आहार से ही मिलने वाला है। रोम आहार से तो कितना पोषण मिलता है, हल्का फुल्का पोषण ही मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू। कल्पेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र, अभी आपने बताया था कि आहार पर्याप्ति पूरी होने के तुरंत बाद रोम आहार शुरू हो जाता है, लेकिन रोम आहार तो स्किन के द्वारा लिया जाता है, जो इंद्रिय पर्याप्ति के बाद मिलती है। तो देखिए, इसमें ना एक एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात शायद मेरी मिस हो गई, पर्याप्ति के चैप्टर के साथ ही बताने की बात थी। पर्याप्तियों का निर्माण शुरू होता है पहले समय में, कंप्लीशन होता है अंतर मुहूर्त में। अब इस दौरान क्या होता है, जैसे एग्जांपल, शरीर पर्याप्ति का निर्माण शुरू हो गया, एक समय में स्टार्ट हुआ, एक समय में कुछ पोर्शन उसका पूरा हुआ, दूसरे समय में कुछ और पोर्शन पूरा हुआ, तीसरे समय में और पोर्शन पूरा हुआ। क्रियमाण कृत वाला सिद्धांत भगवान महावीर का यहां पर एप्लीकेबल होगा, कि जैसे जैसे पर्याप्तियों का निर्माण कंप्लीट हो, मतलब निर्माण का प्रोसेस चल रहा है, वैसे वैसे उतना पार्ट कंप्लीट भी हो रहा है। कहने का मतलब, जो शरीर पर्याप्ति मान लो 10 मिनट में पूरी होने वाली है, तो वो आधे मिनट में भी जितनी कंप्लीट हुई, उससे शरीर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरे समय में ही शरीर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया, शरीर बनना शुरू हुआ, कंप्लीट नहीं बना भी शरीर, लेकिन जितना उसकी मशीनरी तैयार, जितना सिस्टम बना, उतने सिस्टम के आधार पर उतना पार्ट शरीर का निर्माण शुरू हुआ, और उससे स्किन भी अवेलेबल हो जाती है कुछ अंश में। ओके। अल्पा जी। जय जिनेन्द्र, मेरा ये सवाल था कि जैसे प्राप्ति और प्राण है, वो सब जीवों के समान में रहते हैं, जिसके जितनी पर्याप्ति, मतलब एक थोड़ा क्या है, नारकी के जीव, इसमें ये होता है देव, कि एकेंद्रिय तक के जीवों, मतलब एकेंद्रिय में 4 पर्याप्तियां ही रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसमें एक तो द्विंद्रिय नहीं होने से भाषा नहीं होती है, और हाँ मन वो भी नहीं वो होता, क्योंकि असंगी है, तो उनके केवल 4 पर्याप्तियां चाहिए। उसके बाद हाँ, द्विंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां चाहिए, और संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां चाहिए। मतलब वही, जैसे जिसकी एकेंद्रिय बेंद्रिय पे है, और नारकी देवता, सबकी अलग अलग प्राण और अलग अलग पर्याप्तियां हुई ना। हाँ, बस उसी आधार पर हमें गिनना होगा, मतलब बहुत सिंपल बाइफर्केशन है। एकेंद्रिय तक 4, उसके बाद हाँ में हाँ असंगी पंचेंद्रिय तक 5, और फिर केवल हाँ संगी में 6। हाँ हाँ, धन्यवाद। संजू जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिनेन्द्र सर। सर मैं उस समय अनम्यूट नहीं हो पाई थी। सर मैं पूछ रही थी कि ये जितनी आहार प्राप्ति है वे पूरी 48 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है, सारी की सारी, कि और भी ज्यादा टाइम भी लगता है सर? नहीं, सारी के सारी अंतर्मुख हो ही जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, यही सर यस था मेरा। यस यस। थैंक यू सर। ललिता जी।
म्यूट हैं आप। ललिता जी म्यूट है, पहले अनम्यूट करें। आप बोल रहे हैं लेकिन पहले अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप शायद म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक बार अंजू जी को मैं अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी दिख नहीं रहा है, नहीं समझ में आएगा। अंजू जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे आहार पर्याप्ति में जैसे सब पुद्गलों को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या आत्म प्रदेशों में इकट्ठे होते हैं? अब ये बात तो कहीं आती नहीं कहाँ इकट्ठे होते, बट ऐसे कह सकते हैं हम, क्योंकि अल्टीमेटली तो आत्मा ही इकट्ठे कर रही है, तो कोई ना कोई तो प्लेस है ही है। और जैसे शरीर का निर्माण भी जहां जहां हो रहा है वो पूरा आत्म प्रदेश ही है, तो संभवतः ये आत्म प्रदेशों में ही इकट्ठे होंगे। मीनाक्षी जी। सर ये जो रोम आहार है ना, ये हम लोग पढ़े थे कि जैसे ओज आहार ग्रहण करने के बाद शरीर निर्मित होता है, उसके अवयवों का विकास होने के बाद गर्भावस्था में ही रोम आहार शुरू हो जाता है। तो मतलब शरीर कंप्लीट होने के बाद रोम आहार होता है? देखिए, शरीर तो कंप्लीट कभी होता ही नहीं, मरते दम तक शरीर का निर्माण चलता ही रहता है। अगर आप कहें कि शरीर पर्याप्ति का निर्माण होने के बाद होता है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। रोम आहार पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जीव है ना बिना आहार के रहता नहीं। अगर अगर रोम आहार नहीं होता दूसरे समय में, तो फिर वो अनारक समय कहलाता। और अगर अनारक नहीं है तो फिर कौन सा आहार ले रहा है? ओज आहार तो एक ही बार लेगा, और कवल आहार तो लेने से रहा, तो रहा रोम आहार ही, इसलिए रोम आहार ही लेता है डेफिनेटली, उसमें कोई शंका नहीं है। और मैंने जो बताया तरीका वही है, मतलब वो जैसे जैसे पर्याप्तियां निर्माण शुरू होती है ना, वैसे वैसे वो टास्क थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देती है। शुचि जी। जय जिनेन्द्र। फिर देवता और नारकी में पर्याप्तियां कितनी हुई? देखिए ऐसे है ना, देवताओं नारकी में तो 6 पर्याप्तियां होती है। देवताओं में मन और भाषा को अगर एक मान लो तो 5 पर्याप्तियां कहते हैं, एक अपेक्षा से, क्योंकि उनका बोलना और मन से दोनों काम वैसे हो जाता है, मतलब मन ही मन वो आपस में बात कर लेते हैं, तो उस अपेक्षा से एक पर्याप्ति बोल देते हैं, बट एक्चुअली तो 6 ही हो रही है। मतलब एक अपेक्षा से 5 भी कहा जा सकता है, 6 भी कहा जा सकता है। देवताओं के संदर्भ में नारकी में 6 ही पर्याप्तियां होती है। ओके, ठीक है ललिता जी, आपका अभी भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आपकी जिज्ञासा को अभी पेंडिंग रखते हैं। और मैं अब चाहता हूं, 8 बज गई है, वैसे समय बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं क्विकली एक बार क्विज का, आप कहें तो आज कर ले, नहीं तो बाद में कभी करें, थोड़ा सा क्विज का एनालिसिस कर लेते हैं। आज ही तो क्विकली तो ही 8 करेंगे बजे जो। मीटिंग है। तो सॉरी सॉरी भाई साहब, आज हम लोगों की अभी 9 बजे ना विविध थोकड़ा की क्लास है। वो तो 9 बजे है ना, आज तो 9 5 मिनट बजे में है, 9 कंप्लीट हो से जाएगी। 10। हाँ अभी तो 8 बजी है, मैं तो 5 मिनट में बात तो कर रहा हूँ, 1 घंटा थोड़ी लगाएंगे हम। नहीं सुनिए, 8 बजे तो अपन उपासक श्रेणी के लिए आ जाए ना हाँ हाँ जो ठीक मीटिंग। बात है, लेकिन अभी फिलहाल 5 मिनट में हम क्विज को एक बार क्विकली कर लेते हैं। हाँ तब और अभी तुरंत ही अभी कर लीजिए। ठीक है, अब बाकी सब एक बार म्यूट हो जाए। तो देखिए, या फिर आप चाहें तो मंडे को कर लेते हैं, क्विज का एनालिसिस बाद में भी हो सकता है, खास बात नहीं है। तो मंडे तक रख लेते हैं पेंडिंग उसको, क्विज वाला मंडे को काम हम कर मंडे कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।